नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र जी की कहानी भला बुरा। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अविनाश खुशहाल कुछ वर्ष और नौकरी कर सकते थे, लेकिन संभव नहीं हुआ। खबर आई कि इस बार भी उन्हें धत्ता बतलाकर कोई जूनियर मुंसिफ सब जज बन गया। दूसरी बार की तरह इस बार भी अविनाश खामोश रहे। फर्क केवल इतना ही था कि इस बार उन्होंने डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ जल्द से जल्द मौका लेने के लिए दरख्वास्त भेज दी। दरख्वास्त मंजूर होगी ही, इसमें कोई शक नहीं था। अविनाश के काम करने की फुर्ती से सभी खुश थे। भद्र आचरण की प्रशंसा सभी करते हैं, फिर भी उनकी यह दुर्गति हुई। इसके पीछे के गुप्त इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। उसे बतला दूं। उनकी नौकरी की शुरुआत में एक बार एक नौजवान आईसीएस जिले का जज होकर दफ्तर का इंस्पेक्शन करने आया। छोटी सी बात को लेकर दोनों में पहले मतभेद हुआ और बाद में इसी ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। लौटकर जज लगातार उसके काम के छिद्रान्वेषण में लगे रहे, लेकिन छिद्र का पाना सहज नहीं था। जज साहब इससे तनिक प्रसन्न नहीं हुए। उनके फैसले को काट कर देखा कि हाई कोर्ट में वह नहीं टिकता, खुद ही अधिक शर्मिंदा होना पड़ता है। तबादले का समय हो गया था। अविनाश दूसरे जिले में चले गए, लेकिन जज से मुलाकात करके नहीं गए। श्रद्धा निवेदन की प्रचलित रीति में उनसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई। इसके बाद कितने ही वर्ष बीत गए। बात को अविनाश भूल गए थे, मगर वह नहीं भूले थे। इसका प्रमाण मिला कुछ दिन पहले। वह नौजवान जज अब हाई कोर्ट में आए हैं, मुंसिफ वगैरह के विधाता बनकर। अविनाश सीनियर आदमी था, काम के लिए काफ़ी मशहूर था। उसकी उन्नति का पथ संपूर्ण रूप से बाधाहीन था। अचानक देखा गया कि उसकी जगह नीचे का आदमी सब जज हो गया और मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। एक एक करके और भी 3 व्यक्ति उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। जो लोग नहीं जानते वे कहेंगे कि कहीं ऐसा भी होता है, यह तो सरकारी नौकरी है और इस पर इतनी बड़ी नौकरी है, यह क्या काजियों का जमाना है। लेकिन अनुभवी कहेंगे इससे भी अधिक जातियां होती हैं। अतः अविनाश मन ही मन समझ गया कि अब इससे छुटकारा नहीं। आत्मसम्मान और नौकरी, इन दो नावों पर पैर नहीं रखा जा सकता। दोनों में से एक को चुनना होगा। इसी बात को इस बार उन्होंने पूरा किया। परिवार में अविनाश की भार्या आलोकलता, आईएफएल पुत्र हिमांशु और कन्या शाश्वती, यही 3 प्राणी। नौकर नौकरानियों की संख्या इतनी थी कि अनगिनत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस दिन अविनाश अदालत से प्रसन्न चित्त लौटे। यथा नियम कपड़े बदले, हाथ मुंह धो जलपान करने के लिए बैठते हुए बोले, जाने दो, इतने दिनों के बाद आज़ादी मिली छोटी बहू। सरकारी समाचार ना आने पर भी हाईकोर्ट के एक मित्र का तार मिला है कि मेरी जेल की मियाद समाप्त हो चली। अधिक देर करना ठीक नहीं होगा, विलंब नहीं होगा, इस बात को खुद ही जानता था। आलोकलता निकट ही एक कुर्सी पर बैठी सिलाई कर रही थी और कन्या शाश्वती पिता के बगल में बैठी उन्हें पंखा जल रही थी। सुनकर दोनों चौंक उठी। स्त्री ने प्रश्न किया, इसका मतलब? अविनाश ने कहा, संभवतः सुना होगा कि कोई गोविंद पद बाबू इस बार भी मुझे पीछे छोड़कर 6 महीने के लिए छोटे जज हो गए। साहब के हाईकोर्ट में आने के बाद से पिछले 3 वर्षों से यही होता आ रहा है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सोचा था कि अपने अन्याय को किसी दिन वह खुद समझेंगे, लेकिन देखा यह नहीं होने का। कम से कम उस आदमी के रहते तो नहीं। अविचार को इतने दिनों तक सहता रहा, लेकिन सहन करने से मनुष्यत्व नहीं रहेगा। कल शाम को सदराला के यहाँ घूमने जाकर आलोकलता इसी तरह की बात का आभास इशारे से सुनकर आई थी, लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आया था और इस समय भी नहीं समझ पाई। बोली, तदबीर तगादे के बगैर आज के ज़माने में कौन सी बात होती है? मनुष्यत्व कायम रखने के लिए क्या किया है, सुनो तो जरा। अविनाश ने कहा, तदबीर तगादा नहीं किया जाता, मगर जो कर सकता था उसे ज़रूर किया है। आलोकलता पति के मुंह की ओर देखती रही। अभी तक तात्पर्य उनकी समझ में नहीं आया। वह डर गई और बोली, सुनो भी, क्या किया है, बतलाओ भी तो सही। अविनाश ने कहा, वह है काम से इस्तीफा देना, और इस्तीफा भी दे दिया है। आलोकलता के हाथ से सिलाई का सामान जमीन पर गिर गया।
वजाहत की भांति कुछ देर तक खामोश रहकर बोली, यह क्या कह रहे हो? इतने प्राणियों को भूखों मारने का संकल्प किया है क्या? काम छोड़ा तो तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूंगी। अविनाश चुप बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। दरख्वास्त अगर दे ही दी है तो वचन दो कि कल ही वापस लोगे। तो तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम तो जानती हो छोटी बहू कि मैं इसकी कामना नहीं करता। तुम पत्नी होकर अगर पति की मर्यादा को इस तरह से समाप्त करती हो कि लोगों के सामने मस्तक ऊंचा करके खड़ा भी ना हो सकूं तो। बात अविनाश के मुंह में अचानक रुद्ध हो गई, पर खत्म नहीं। आलोकलता ने कहा, तो क्या कहते हो? जवाब में एक कठोर बात उनकी जबान पर आई थी, मगर इस बार भी वह उसे बोल नहीं पाए। लड़की ने बाधा डाल दी। अब तक वह सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब उससे नहीं रहा गया। बोली, नहीं पिताजी, इस समय माँ में सोचने विचारने की ताकत नहीं है, तुम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। लड़की की हिमाकत देखकर माँ कुछ पहले हदबुद्धि सी हो गई। दूसरे ही पल बड़े जोरों की फटकार लगाकर बोली, शाश्वती, जा यहाँ से, चली जा, कहती हूँ चली जा। लड़की बोली, अगर चला ही जाना पड़ता है तो पिताजी को साथ ले जाऊंगी माँ, तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या कहा? कहा कि तुम्हारे पास उन्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चलो पिताजी, हम जरा नदी के किनारे घूम आए। शाम के पश्चात मैं खुद तुम्हारा खाना बना दूंगी, इस समय खाना रहने दो। उठो, चलो पिताजी। यह कहकर उसने उनका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। दोनों सचमुच ही चले जा रहे हैं। देखकर आलोकलता ने अपने को कुछ संभाल कर कहा, जरा रुको, सचमुच ही क्या एक बार भी नहीं सोचा कि नौकरी छोड़ देने पर तुम्हारे परिवार के इतने प्राणी क्या खाएंगे? अविनाश ने जवाब देना चाहा, मगर इस बार भी लड़की ने रुकावट डाल दी। वह बोली, खाने की क्या सचमुच ही तुम्हें फिक्र हो गई है माँ? लेकिन रोना तो नहीं चाहिए। नौकरी छोड़ने पर भी पिताजी को पेंशन मिलेगी, और वह भी 300 से कम क्या होगी। बगल वाले मकान के संजीव बाबू 60 रुपये तनख्वाह पाते हैं। खाने वाले इनके यहाँ भी 9-10 हैं। कितनी बार देखा ही हैं। उनके यहाँ का खाना हमारे यहाँ से बुरा नहीं होता। उनका चल रहा है तो हम 3-4 जनों का खाना पहनना नहीं चलेगा। माँ के धीरज का बांध टूट गया। कटु व्यंग के स्वर में चिल्ला उठी, जा भाग मेरी नजरों के सामने से। जब अपना परिवार बसाना तब गृहस्थीपना दिखाना। मेरी गृहस्थी में दखल दिया तो तुझे घर से बाहर निकाल खड़ा कर दूंगी। लड़की ने जरा हंसकर कहा, अच्छी बात है माँ, वही करो। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चली जाऊंगी। तुम और भैया पिताजी के पेंशन के सारे रुपए लेकर जो चाहो करो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी करके वृद्ध पिताजी का खर्च चला लूंगी। माँ आगे कुछ नहीं बोली। देखते देखते उनकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। लड़की ने पिता का हाथ किंचित दबाकर कहा, चलो पिताजी, चले, सायं का समय हो जाएगा। अविनाश के पग बढ़ाते ही आलोकलता आंचल से आंखें पोंछकर रूधे गले से बोली, जरा और रुको, यह तुम्हारी कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है? क्या इसमें फेरबदल नहीं होने का? अविनाश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने का। देखो, मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, तुम्हारे दुख सुख की साथिन हूँ। अविनाश बाधा देकर बोले, अगर यह सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुखों का हिस्सा मिला है, अब मेरे दुखों का हिस्सा लो। आलोकलता ने कहा, तैयार हूँ, मगर सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए इतने रुपए काफ़ी नहीं हैं, तो पेंशन के थोड़े से रुपए से काम कैसे चलेगा? अविनाश बोले, इज्जत आबरू का मतलब अगर अमीरी ठाठ समझ रखा है तो वह नहीं होने का, मैं इसे मानता हूँ। नहीं तो यूं संजीव बाबू का भी चल रहा है। लेकिन तुम्हारी लड़की 19-20 की हो गई, उसकी शादी कब करोगे? माँ की समस्या का समाधान किया शाश्वती ने। बोली, माँ, मेरी शादी के लिए तुम चिंता न करो। अगर सोचना ही चाहती हो तो यह सोचो कि संजीव बाबू ने 2 बेटियों का ब्याह कैसे किया। जवाब सुनकर माँ का धीरज फिर टूटा। सजल आंखें तृप्त हो गईं। रूधे गले का स्वर पंचम पर पहुंच गया और बोली, शाश्वती, मुजली, मेरी आंखों के सामने से अब क्यों नहीं हटती? जा, हट जा, मैं कह देती हूँ। जाती हूँ माँ, चलो ना पिताजी। बगल वाले कमरे में हिमांशु कविता करने में लगा हुआ था। आइए परीक्षा के तीसरे प्रयास में अब भी कुछ देर है। उसकी कविताएं वातायन पत्रिका में छपती हैं, दूसरे कोई पत्रिका नहीं लेती है। वातायन संपादक उत्साहित करते हुए चिट्ठी लिखते हैं, हिमांशु, आपकी कविता अच्छी बन पड़ी है,
अगली बार एक और कविता भेजें, कुछ छोटी, और साथ ही सरस्वती देवी की एक रचना अवश्य ही भेजें। नहीं जानता वातायन संपादक सच लिखते हैं या मजाक करते हैं या उनके मन में कोई दूसरी बात है। सरस्वती देखकर हंसती हुई कहती है, भैया यह चिट्ठी दोस्तों को दिखाते ना फिरना। क्यों, बतला तो। नहीं, यूं ही कह रही हूँ। अपने मुंह में या मिट्ठू बनते फिरना क्या अच्छा लगता है। कविता भेजने के पहले बहन को पढ़ाने के बहाने अपनी गलतियों को वह सुधार लेता है। संशोधन की मात्रा कुछ अधिक हो जाने पर शर्माकर कहता है, तेरी तरह मैंने तो पिताजी से संस्कृत, व्याकरण, काव्य, साहित्य नहीं पढ़ा है, मेरा क्या दोष है। लेकिन सरस्वती तू जान ले, यह कुछ भी नहीं है। 10 रुपये महीना पर एक पंडित रख लेने से सब कुछ बन जाता है। कविता का यथार्थ जीवन है कल्पना में, भाव में, उसकी अभिव्यंजना में। वहाँ तेरे मुग्ध बोध के बाप की क्या मजाल कि बाधा पहुँचाए। यह बिल्कुल सच है भैया। हिमांशु की कलम की नोक पर एक अच्छी तुक आ गई थी, लेकिन माँ की कठोर आवाज़ ने सब कुछ छितरा दिया। कलम रख बगल वाले दरवाजे को ढेलकर उस कमरे में पैर रखते ही माँ चिल्ला उठी, जानता है हिमांशु, हमारा कितना बड़ा सत्यानाश हो गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नहीं तो उनका मनुष्यत्व खत्म होता जा रहा है। जानता है क्यों? इसलिए कि उनकी जगह कोई दूसरा आदमी सब जज बन गया है। वे नहीं हो सके। मैं साफ कह देती हूँ, यह डाह के अलावा और कुछ भी नहीं है, निरी डाह। हिमांशु ने अचरज से आंखें फाड़कर कहा, तुम यह क्या कह रही हो माँ? नौकरी छोड़ दी? व्हाट नॉनसेंस। अविनाश का मुंह पीला जर्द पड़ गया। दांतों तले होठ चबाकर वह चुप खड़े रहे। आसन्न संध्या की मलिन छाया में उनका चेहरा अनोखा लग रहा था। सरस्वती पागलों की तरह चिल्ला उठी, उफ, संसार में धृष्टता की कोई सीमा भी है। तुम चलो, जल्दी चलो, नहीं तो मैं सिर पीट कर मर जाऊंगी। कहकर अर्ध अचेत पिता को लेकर वह घर से बाहर चली गई। तो ये थी कहानी भला बुरा। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।